नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तीसरा चरण खत्म हो गया। कल हम लोगों ने बातचीत भी की थी, करहल पर विशेष तौर से वो बातचीत थी और मैंने आपको वो तमाम चीज़ें बताने की कोशिश की जो मैंने फील्ड में महसूस की थी। और आज हम लोग, मैंने कहा था कल रात चूंकि लेट हो गई थी और आज भी मैं बहुत देर हो गया, कल से भी शायद बहुत ज़्यादा देर हो गई क्योंकि दिन भर लखनऊ के अलग अलग इलाके में अलग अलग माहौल देखते हुए, चूंकि हमारे लिए एक पत्रकार के तौर पर जब तीसरा फेज़ खत्म हुआ तो हमको अगली तरफ जाना है, हमको अगले फेज़ को देखना है क्योंकि उसी की रिपोर्ट करनी है। और कल वहाँ भी चुनाव, आज वहाँ भी शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो उस पर लेकिन हम लोग कल बात कर सकते हैं कि क्या होगा। आज हम तीसरे फेज़ पर थोड़ी छोटी ही बातचीत, लेकिन बातचीत करेंगे। मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों को एक चीज़ कह देना चाहता हूं कि मैं एक पत्रकार के तौर पर अपनी चीज़ें, अपनी समझ मेरे रेफरेंस के साथ शेयर करता हूं। बहुत सारे लोगों को इनमें गोल गोल लगता है, जो भी लगता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, मुझे ये मेरा काम नहीं है। जिसको आप में से बहुत सारे लोगों को शायद निराशा होती होगी इस बात से, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं वो करता नहीं हूँ। मेरा काम है कि जो मुझे ग्राउंड पर दिख रहा है और उसको मैं, जो लगता है कि शेयर करना चाहिए, उसको शेयर करता हूँ बस। अब हम लोग तीसरे फेज़ की बात करते हैं। तीसरे फेज़ में आपको क्या लग रहा है? ऐसा क्या है कि जो गठबंधन को यहाँ शक्ति दे सकता है? क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड जहां सरकार को लगता है कि उसने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तैयार किया, उसके लिए बात की। हर घर नल से जल, ये एक बहुत बड़ी माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी योजना है जिसको बुंदेलखंड के लोगों ने देखा। सुरक्षा का मुद्दा, अब जरूर आप ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय से सुरक्षा का मुद्दा यहाँ इसलिए नहीं, दस्यु समस्या खत्म हो गई, वो पुराने समय में ही खत्म हो चुकी थी, मायावती के समय तक आते आते। और ददुआ और उसके जाने के बाद तो गुर्जर के, मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या वहाँ बची नहीं थी, तो उसको वो बहुत ज़्यादा लोग उस तरह फील नहीं करते। लेकिन बुंदेलखंड वो हिस्सा है आज भी जहाँ जातीय समीकरण, जातियों का जो एक गठबंधन है, वो विकास के कामों पर भी बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए आपको ये बड़ी हो सकता है हैरानी लगे, लेकिन इस हिस्से में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बीजेपी से लड़ती हुई कई सीट पर आपको बसपा दिखाई देगी। यानी बहुजन समाज पार्टी वहाँ उस अपने जातीय कॉम्बिनेशन के सहारे, चूंकि कई हिस्सों में वहाँ बहुत ज़्यादा दलित वोट है, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको दलित वोटों के साथ जुड़कर एक अच्छा कॉम्बिनेशन वहाँ बना है। लेकिन सवाल है कि क्या वहाँ कोई ऐसी वेव आपको दिख रही है? चूंकि तमाम दर्शकों से भी मैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ, चूंकि मुझे लगता है यही सही तरीका है। मैं हालांकि लाइव नहीं करता हूँ क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग मुझे नहीं दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, चूंकि लाइव में एक ही बात मतलब होता था कि हम लोग एक दूसरे से रियल टाइम पर सवालों के जवाब दे दिया करते थे। तो मुझे लगता है कि तीसरे फेज तक आते आते जो एक लहर की बात की जा रही थी और ये कहा गया, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं कि साहब पहला और दूसरा फेज बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और बहुत ही खराब साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि वो वही बात है जो मैं बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में भी सुनता हूँ कि साहब वो किसान नाराज है, साहब वो नाराज है। चूंकि अगर किसान एक शब्द होता तो यहाँ इस देश में किसानों की सरकारें बन गई होती। ये एक ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जिन सब शब्दों को हम लोगों ने बहुत लंबे अरसे से एक अपने पॉलिटिकल जार्गन का एक हिस्सा बनाया हुआ है, जिसको हम आसानी से लिख देते हैं। जो चीज़ हमारी समझ से बाहर जाती है उसको हम इसमें ढाल लेते हैं। तो वो कोई किसान अगर वहाँ करहल में हम लोग पूरा एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इन तमाम जिलों को देखते हैं, हाथरस में देखते हैं, तो फिर आप ये सोचेंगे कि किसान की परिभाषा अलग अलग बदलती जाती है, क्योंकि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे वही किसान हो, ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे। या जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, वो जो जाट यादव हैं, वो किसान नहीं है, ऐसा बहुत दूसरे लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ जातियों का ही पूरा सेंट्रल
जो यहाँ जो तीसरा फेज था उसमें जातियों के गणित को ही जोड़ घटाव में था। अगर आप फर्रुखाबाद में केशव मौर्य जो महान दल का नेता हैं उनकी पत्नी का चुनाव लड़ते हुए देखते हैं तो वहाँ शाक्य जो हैं या वो उनके साथ जाते हुए दिखते हैं कि साहब वो वहाँ जा रहे हैं, चूँकि उनके नेता उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही है और वो समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए वहाँ उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन बाकी सीटों पर क्या हो रहा है? बाकी सीटों पर आपको अलग अलग दिखेगा। यानी मैं फिर वही कर रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ है नहीं, कांग्रेस साफ है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। एक सीट को वही कानपुर में लड़ने वाली सीट है जो कपूर साहब की सीट है, उस पर वो अभी भी फाइट में दिख रहे हैं, एक अच्छी फाइट लड़ते हुए। तो उनका व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा है लोगों के साथ रिश्ता, इसीलिए वो दिख रहे हैं। कोई कांग्रेस कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो वो यहाँ आपको कम से कम आपको किसी को भी आप में से जितने लोग हैं वो जिस जिस शहर के हैं अगर वहाँ वो गौर करते हैं तो उनको यही पता नहीं चलेगा कि कौन शख्स यहाँ आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। क्योंकि पहले पार्टी पंजाब लड़ ले वहाँ उसको लगता है जीत की संभावनाएं हैं, उसको ऐसा दिखता है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभरती हुई दिख भी रही है। लेकिन उसके बाद वो उत्तराखंड में कहीं नहीं है। उत्तराखंड में मुझे लगता नहीं कि किसी भी सीट पर वो अपनी ज़मानत बचा पाएगी। एक आध सीट पर भी जमानत बच गई तो उनके लिए बड़ी जीत होनी चाहिए। गोवा में वो कहीं है नहीं और उत्तर प्रदेश जहाँ की हम बात कर रहे हैं कि तीसरे फेज में भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। पहले 2 फेज में उनका कोई कैंडिडेट आप नहीं ढूंढ पाए थे, तीसरे फेज में भी उनका कोई बस आप खोज नहीं पाए, कैंडिडेट तो कोई था ही नहीं। यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसका कोई भी इस मैदान में, इस लड़ाई में कोई वजूद नहीं है। तो उस पर बात करना, शब्दों को जाया करना आपको लगेगा। लेकिन मुझे लगता है चूंकि वो बहुत सारे इसमें रहते हैं लोग, उनके बारे में चर्चा जब करते हैं कि साहब वो इतना बड़ा और उनके नेताओं को हम देखते हैं, तो वो इसीलिए मैंने उसमें कहा कि ये पहले 3 फेज में वो गायब थे तो इस फेज में भी गायब है। अब आते हैं बात जो 3 पार्टियों की है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी गठबंधन जिसमें यहाँ महान दल के एक नेता उनके साथ दिखते हैं वो आपको दिखाई देंगे, या फिर बीजेपी जो अपनी कल्याणकारी योजनाओं को सबसे बड़ा अपना हथियार बनाकर इस पूरे हिस्से में जातियों का जो गणित अखिलेश इस बार अपने साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको ध्वस्त करने की कोशिश में है। और चूंकि ये बात मैं फिर भी कह चुका तो इसलिए दोहराने का कोई मतलब नहीं कि यादव बेल्ट जैसे कोई शब्दों की अब वहाँ यहाँ कोई बहुत मायने नहीं है। वो बहुत ताकत के साथ वोट कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। ये बात वो लोग लिख रहे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि सरकार साफ हो गई और पहले 3 फेज के चुनाव में ही बीजेपी ये सत्ता से बाहर हो चुकी। इस तरह का लिखने वाले लोगों की नज़र में इस बात को लग रहा है कि साहब ये पूरा जो गणित है वो जीत का है। तो मैंने कल इस पर कुछ चीज़ें बोली थी, उसमें आज एक चीज़ें जोड़ता हूँ कि आपको कोई लहर महसूस होती हुई दिख रही है किसी मुद्दे पर। चूंकि इस फेज में तो आके आपको दूसरी पार्टियों के पास जो मुद्दे होते हैं मुझे लगता है कि वो भी गौण हो गए हैं। बीजेपी आवारा पशुओं का कोई समाधान नहीं दे पाई, ये बात यहाँ भी महसूस हो रहा है। लोग उसके कैंडिडेट से, बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप भले ही आप इससे इत्तेफाक न रखें, मैं पत्रकार के तौर पर बता रहा हूँ जो मुझे महसूस होता है। जैसे जसराना जैसी सीट पर जो रिजर्व सीट है, जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध बीजेपी के जो इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग वोट माना जा रहा है वो राजपूत वोटर ने किया, ब्राह्मण वोटर्स ने किया। उन लोगों ने उसका बहुत कैंडिडेट का विरोध किया क्योंकि वो मूलतः कुछ गालियों के जैसे शब्दों के साथ बहुत पहले वायरल हो चुके थे। वो एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक सीट पर वहाँ काफ़ी डिवीज़न दिखता है कि साहब हम लोग इसको नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अपनी पार्टी के नेताओं के सामने प्रदर्शन भी किया था। या फिर आप अगर सरिता भदौरिया जिस तरह लड़ रही थी तो उनका, हालांकि इटावा में वो बहुत अच्छा लड़ रही है, कोई ऐसा चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है कि जैसे वहाँ वो हार गई हों या बाहर हो गई हों। जैसे कि वो एक वायरल वीडियो कि हमने जिनको खाना दिया, इस तरह का एक वायरल वीडियो आपने सरिता भदौरिया का देखा होगा जिसके साथ उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया तमाम। चूँकि अब तो 2 तरह से मीडिया पहचाने जाने लगा कि या तो ये उनके साथ है या ये उनके साथ है। और ये बात इतनी मजबूर करती है कि जैसे मैं भी कई बार कोई चीज़ क्रिटिकल होके एनालिसिस करना चाहता हूँ तो उस पर बहुत सारे लोग नाराज़ होने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये ख़राब स्थिति होती है। लेकिन हम लोग इस
चीज़ को देख रहे हैं और आप लोग चूँकि इसको महसूस करते हैं, इसलिए आपका ये सोचना जायज़ है। लेकिन आप फर्रुखाबाद में क्या देखते हैं? फिर आप कहते हैं कि फर्रुखाबाद सदर में मुस्लिम वोट 80,000 है और उन्होंने बहुत ताकत के साथ वोट किया, और चूँकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी हैं तो उनके सामने एक कांग्रेस का, बसपा का ब्राह्मण कैंडिडेट है तो उसने वोट बाँट लिए हैं, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अलीगंज में चूँकि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, जब आप आगे की तरफ आ जाते हैं एटा में, तो वहाँ वहाँ एक कैंडिडेट लड़ता हुआ दिख रहा है बीजेपी का। फिर आप कन्नौज की बात करने लगते हैं कि कन्नौज में चूँकि उन्होंने पहली बार भी सदर जीती थी तो इस बार भी वो होगा। इसके बाद जब औरई, जालौन, कालपी में आप जाते हैं, जालौन ज़िले में जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की हो, वो आपको दिखने लगता है कि वहाँ लड़ाई में है। लेकिन आप ये देखेंगे तमाम जगह पर लड़ाई लड़ते हुए बीजेपी उस पूरे उसमें एज पर दिखती है, क्योंकि वो उन जातियों के जो कॉम्बिनेशन को उसको ज़्यादा तौर पर सिर्फ अपनी योजनाओं पर ही नहीं, मैंने फिर कहा कि यहाँ विकास योजनाओं का लोग अभी आकर यहाँ ये कहने लगे, जो मेजर कास्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अपने जाति के कैंडिडेट को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। और यही कारण है, लोग अक्सर कहते हैं कि बुंदेलखंड में आखिर विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि उनको जातियों पर वोट देना, ये बात उनके जाति के नेता जानते हैं। तो किसी को भी इलाके को खड़ा कर देंगे, जातियाँ उसकी तरफ जाने लगेंगी और फिर वो कहानी, फिर वो अपना ही उम्मीदवार उनको अच्छा लगने लगता है, चाहे वो कोई भी हो। अब ऐसे में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब कानपुर की तरफ आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि इटावा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, फर्रुखाबाद, इन सब में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन के आसपास ही टिकती हुई दिख रही है। एक दो सीटों का नुकसान उसको अलग अलग जगह पर हो रहा है, या वो सीट बदल रही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जिन शहरों में उसने 4 जीती थी उसमें 3 होते हुए देखना, मुझे लगता है कि जैसे 2 सीट एटा में हो सकती हैं। एटा में 3 सीट बीजेपी की 4 में से 3 हैं, चूँकि 1 सीट शायद वहाँ चली जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वहाँ 2 सीटें जा सकती हैं, और जिसका कारण विधायकों का, जो जनता का अपने विधायकों से विरोध है, उनका केंद्रीय नेता जो मतलब केंद्रीय का मतलब यहाँ जो राज्य स्तर पर जो नेता हैं, खासतौर से योगी हैं, उनसे उनका कोई विरोध नहीं दिखता है। लेकिन वो अपने कैंडिडेट के खिलाफ लड़े हैं, या फिर बसपा के कुछ कैंडिडेट इस तरह खड़े हुए हैं कि उन्होंने मुस्लिम वोट का डिवीज़न तो नहीं कर पाए, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो बाकी जाति है, अपनी जाति है, उसको बीजेपी से काटने में कुछ कामयाबी हासिल की। ये लोगों का एक मोटा मोटी असेसमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस फेज़ में जो मेजर जातियां हैं, जो दबंग जातियां हैं, उनसे उलट जो समाज में निचले आर्थिक आधार पर ही मैं कहूँगा उनको, क्योंकि ये कोई आधार नहीं है, मैं अभी भी मानता हूँ जातियों का कोई उस तरह का आधार नहीं होना चाहिए कि साहब वो जाति निचली है, वो ऊपर है। लेकिन जो आर्थिक तौर पर पिछड़ी रही हैं, या उनका बहुत से लंबे अरसे से नहीं रहा है, तो वो जातियों का बहुत ताकतवर जो मुझे दिख रहा है कि तीसरे फेज में जो बड़ा कारण है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखी, तो उसका कारण भी ये वो जातियां हैं जिनको आप और हम लोग दबंग जातियों के तौर पर नहीं गिनते हैं, और वो जाते हैं और अपना वोट दे आते हैं, चूँकि ना आप उनको काउंट कर रहे हैं, ना आप उनकी लीडरशिप को देख रहे हैं। और अखिलेश यादव जो है अपने दम पर लड़ते हुए इस फेज में खैर आपने देखा होगा, अभी जयंत चौधरी तो कहीं दिखाई नहीं दिए, वो बस से उतर भी गए हैं उससे, क्योंकि अब उनका इसके बाद खत्म हो जाता है। और आप अगर वो देखेंगे, उनके समर्थकों के बयान देखेंगे, तो आपको ये लगता है कि जैसे पूरे किसान आंदोलन, यानी किसान आंदोलन जिन्होंने किया, जिनकी वजह से हुआ, अगर हम लोग देखें टिकैत के बयानों को गौर करना शुरू करें, आपको कुछ दिन से टिकैत दिख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनके यहाँ का वोट खत्म हो गया और उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई। यानी वो अब चुनाव में एक जो यूज़ किया हुआ वो है, वो सब चीज़ें हो गई और उनकी कहानी ख़त्म हो गई। वो अब फिर बाद में देखेंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की राजनीतियों को, जो सामने से लड़ने पर हार जाएं, उसके बाद जब उनको जीत के लिए कुछ चाहिए या अपने मुद्दे खड़े करने के लिए, तब फिर टिकैत की ज़रूरत पड़ेगी। टिकैत अभी आपको दूसरे फेज़ के बाद ना उसका बयान दिख रहा, ना उसके इंटरव्यू दिख रहे, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जयंत चौधरी, जिनको उनके समर्थक उप मुख्यमंत्री बनाना और जो आंधी बता रहे हैं, वो वहाँ से उतर गए। यानी वो महज 30-32 सीटों के नेता से ज़्यादा, नेता मतलब कि जहां वो चुनाव लड़ने की उनके पास
अपने जातीय वोटों के दम पर हो, कोई मुद्दे पर नहीं है। कोई मुद्दे पर इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ये बताने के लिए नहीं है। पूरे प्रदेश में ही ये आवारा पशुओं का मामला है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को आप कोई भी आदमी, विरोधी भी कह रहा है बेहतर है, तो आप यही मान सकते हैं कि जिसको हेटर्ड की हद तक जाना है वही ये कह सकता है कि कानून व्यवस्था नहीं सुधरी है। चूँकि इतने सालों से हम लोग यहाँ भी देखते हैं, चूँकि अभी भी इस हिस्से में, माफ़ कीजिएगा मैं फिर थोड़ा सा इधर उधर होता हूँ, लेकिन इस पूरे हिस्से में जो इस थर्ड फेज़ का हिस्सा है, आपको यकीनन कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई, चूँकि यहाँ इस तरह का बड़ा क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस तरह का दिखता नहीं है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस बात का मतलब भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आखिर जो क्रिमिनल्स, जो गैंगस्टर के खिलाफ जो बुलडोजर बाबा ने जो कार्रवाई की है वो आदमियों को कितना भाई है। लेकिन इस पूरे फेज में अगर आपको कोई वोट दिखता है तो वो जातीय जो दबंगई है उसके खिलाफ की वोट दिखती है, जो बीजेपी की वजह से बहुत ताकतवर हासिल हुई है। जिनको ताकत, उन लोगों ने बीजेपी के साथ जुड़ना पसंद किया है। अभी मथुरा में एक आज घटना भी हुई है, मैं उस पर भी बोलना चाह रहा था कि कुछ अनुसूचित जातियों के घर पर आरएलडी के समर्थकों ने फायरिंग की, वो किया और मारपीट की है, उसमें अभी केस भी दर्ज हुआ है। तो वो उन्होंने इसलिए कहा गाली गलौज के साथ कि आपने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था। और यही वो कारण है जिससे कि एक लेवल से आगे हमको समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में, मैं ये नहीं कह रहा कि अगला चुनाव क्या होगा, क्योंकि वो तो 5 साल जो काम किए जाएंगे उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। तो वो चीज़ों को यहाँ अगर आप थर्ड फेज में महसूस करते हैं तो थर्ड फेज में इसके यही मायने हैं कि जो जीत हो रही है, जो बीजेपी ने पिछली बार जीता था या इस बार भी जो जीतने की बात है, अगर पिछली बार वो गुस्सा दिख रहा था तो किस वजह से दिख रहा था, क्योंकि जो यादव डोमिनेंस था, यानी आपने जब सत्ता हासिल की तो इस पूरे क्षेत्र से आपको ताकत मिली थी, लेकिन आपने इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक जाति विशेष को ताकत देने में लगाया। यानी आपने ऊर्जा सबसे इकट्ठी की लेकिन उसका प्रवाह एक तरफ कर दिया। इस बात के विरोध में 2017 जब वोट पड़ रहा था तो इस इलाके में एक बड़ा इशू था। मैं चूंकि उस समय भी इस इलाके में घूम रहा था और आज भी उसी इलाके में घूमा, तो कोई ऐसा क्या लगा कि जैसे लोग ये मान लें कि बदल जाए। बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की, खासतौर से जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनको कहना ये था कि साहब 300 के करीब सीट आ रही हैं, या जैसे समाजवादी पार्टी भी कह रही है, लेकिन उनका तर्क यही है कि क्या कोई आंधी आपको तीसरे फेज में महसूस हुई जो खिलाफ चल रही हो, जबकि तमाम लोग कह रहे हैं हमने इस फेज में अच्छा किया। बीजेपी ने भी कहा कि हमने इस फेज को बहुत अच्छा किया, चूँकि 49 बहुत बड़ी संख्या थी। 59 से 49 को मुझे लगता है कि ये एक बहुत किसी भी पार्टी के लिए हासिल किया गया बहुत बड़ा नंबर है। जब तक कि कोई आंधी चल नहीं रही हो, जब तक कि एक तरफा आंधी ना चल रही हो, तो वो किसी की नहीं चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि वोटिंग परसेंटेज में आपको मुस्लिम वोटर, यादव वोटर बहुत ज़्यादा वोट करता हुआ इस फेज़ में भी दिखाई दे रहा है। आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, आप उनको वोट करते हुए देखते हैं, तो ये वोट करना उनका मुझे लगता है कि कोई बहुत अकारण भी नहीं है और इसको कोई बहुत अननेचुरल सा फिनोमेना भी मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सत्ता में आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारा कुछ खो गया है, हमको उस सत्ता को पाना है, तो वो इसी तरह से नेचुरली वोट करेगा। लेकिन जो बाकी तमाम लोग हैं वो ज़रूर उतने एग्रेसिवली आपको दिख नहीं रहे हैं। जो कल भी मैंने बात बताया था कि एक तरफ तो मुस्लिम साहब पहचान में आ जाता है तो दूसरा नहीं आता, लेकिन वोट दबाकर दोनों तरफ से पड़ रहा है। तो इसीलिए अगर ये कारण है और आपके पास आवारा पशुओं का ही कारण है, तो आवारा पशुओं का कारण आप 2019 में भी था, आवारा पशुओं का 2017 में भी था। आपको याद होगा 2017 में सहारनपुर की वो वीडियो जिसमें एक किसान के खेत में जानवर घुसे हुए हैं, वो जानवरों को भगा रहा है और पत्रकार उससे पूछता है तो वो उसको खूब सरकार को गालियां देता है, कोसता है। फिर पत्रकार उससे पूछता है कि अच्छा वोट किसको फिर आप दे रहे हैं, तो उसने कहा वोट मोदी को, वोट का इससे क्या लेना देना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो कारण हैं, वो हम उनको 2017-2019 में देख चुके हैं। अब आप एक बेरोजगारी के मुद्दे को इस तरह से कह रहे हैं जो बाकी कास्ट के बैरियर तोड़ रहा हो। यानी आपने जब अपना चक्रव्यूह रचा हो
तब आप उसमें बेरोजगारी के जो सबसे ताकतवर जगह होती है चक्रव्यूह में, अलग अलग चक्रव्यूह हम लोग महाभारत के अलग अलग पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने भीष्म अलग चक्रव्यूह रचते थे, उन्होंने जो अपनी सेना का बनाया था व्यू, अर्जुन का एक अलग स्टाइल था। तो लेकिन जो सबसे उनकी शक्ति होती थी, जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती थी, जिस योद्धा को वो चक्रव्यूह रचता था, जो अपने आप को केंद्र में रखते, वो बहुत ही ताकतवर होता था, यानी वो उसकी पूरे चक्रव्यूह की जान होता था। अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं, अगर हम लोग गठबंधन की दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि केंद्र में बेरोजगारी अगर आप रखना चाहते तो शायद कास्ट बैरियर टूटने चाहिए थे। कास्ट बैरियर पर आपको वोट पड़ रहा है और आपने गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत जातिगत समीकरण साधने में की है। तो बेरोजगारी उसमें वो ताकतवर मुद्दे के तौर पर नहीं है जो उसकी जातियों के बैरियर को तोड़ रहा हो, ऐसा मतलब ये है। पुरानी पेंशन, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा इशू होगा, पुरानी पेंशन वाला इशू होगा, और फ्री की बिजली एक बड़ा आकर्षण हो सकती है, लेकिन वो आकर्षण भी ऐसा नहीं है कि जो आज की डेट में जातियों को तोड़ रहा हो, यानी जो जातिगत संगठन है उसको खत्म कर रहा हो, ऐसा इस पूरे फेज में भी दिख नहीं रहा है। हम लोग आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमको कानपुर की तरफ जाना होगा। कानपुर की वो 10 सीटें जो हैं आपको, जिसमें बीजेपी 7 सीटों पर थी, इस बार जब लोग कह रहे हैं कि साहब 1-2 सीटों पर हो रही हैं, वो कह रहे हैं 5 सीटें बीजेपी नेचुरली आगे है, 2 सीटों पर, 3 सीटों पर वो फाइट बता रहे हैं और 2 सीटें उनका। ये लोगों का आकलन है। जब मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूं कि क्या कारण है, तो उसमें कांग्रेस के पास है ही, कांग्रेस वहां ताकतवर लड़ ही रहे हैं। इसके अलावा जब हम कानपुर देहात की बात करते हैं तो देहात में भी लोगों को ये लग रहा है कि साहब यहाँ जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह बीजेपी भले ही सारी सीट नहीं जीत रही हो, लेकिन मेजर पोर्शन उसके पास है, मेजर ताकत उसको मिल रही। कानपुर शहर, सीसामऊ में जो ये सब सीटें हैं उन पर भले ही, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान वोट उधर भी बट गया, इधर भी बट गया, मतलब सपा और बसपा पे अलग अलग जगह, चूंकि दोनों मुस्लिम खड़े हैं माफ कीजिए, इमरान सोलंकी है वो। तो मुझे लगता है कि वोट इस बार समाजवादी पार्टी को जा रहा है। अभी तक जो इस फेज में भी मुसलमान वोटों का ज्यादातर, जैसे बुंदेलखंड में अगर मुस्लिम वोट बसपा को मिल जाता तो शायद बसपा ज्यादा बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती थी। और मैं आज भी ये मानता हूं कि बीजेपी के खिलाफ अगर आपको कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने वाली पार्टी दिखाई देगी जिसका ब्रॉड बेस है, तो वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी मायने रखती है, क्योंकि वहां उनका अपना बेस बहुत ही ताकतवर है, उसमें वो मुस्लिम बेस और दूसरी हिंदू जातियों को जोड़कर वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं बामुकाबले समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का जो जातीय समन्वय है वो बहुत कम और बहुत कमजोर दिखाई देता है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बीजेपी से। लेकिन आंधी कुछ भी होती है, आंधी के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं। तो आप कानपुर से आगे जब बढ़ जाएंगे तो कन्नौज और ये तमाम शहरों को अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर जगह लोग यही कहते मिल रहे हैं कि साहब 1-2 सीट का नुकसान हो रहा है, साहब 1-2 सीटों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारी जगह पर आपको लगेगा कि जैसे सीट बदल रही हों, सीटें बढ़ भी रही हैं, ऐसा भी नहीं। चूंकि बीजेपी पिछली बार मैक्सिमम सीटें बहुत सारे शहरों में झांसी वासी तमाम जगह पर जीत चुकी है, तो अब आप उसमें उसका कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको या तो उसके बराबर रहना है या नीचे जाना है, आप उससे ज्यादा ला नहीं सकते हैं। तो 5 साल में आपकी इन सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। इसने राशन तो यहाँ इस पूरे इलाके में बहुत बड़ी चीज़ है ही, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने मजदूर वर्ग को बहुत परेशान किया था, और यहाँ से आप देखेंगे ज़्यादातर मजदूर बाहर की तरफ जाकर मजदूरी करता था, जो इन शहरों से, जो दिल्ली, नोएडा और इस तरफ महानगरों में बहुत सारे लोग थे जो वापस चले आए और जिनका रोजगार अभी तक नहीं बन पाया उस तरह से, क्योंकि अभी पटरी पर लौटी नहीं है इकॉनमी, और अभी भी आपने ओमिक्रॉन देखा था। तो लिहाजा जो एक गुस्सा दिखना चाहिए था, जो एक चीज़ें दिखनी चाहिए थी, उस तरह की अभी भी महसूस नहीं हुई, इस तीसरे फेज में भी महसूस नहीं हुई। बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि आपने संख्या नहीं बताई, तो मैं संख्या बताने में
इसलिए यकीन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे समीकरण हैं वो सीट दर सीट अगर आप डिस्कस करेंगे तो आप फिर सारे उम्मीदवारों का गुणा भाग वो सब कर कर बैठेंगे। आप ये भी देखेंगे कि इस उम्मीदवार को पिछली बार कितना वोट मिला था, इस बार कितना मिला और इस बार आगे कितना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 403 सीटों का सीट वाइज आकलन करना ये एक मेजर टास्क है, लेकिन मोटा मोटी जो हम चीज़ों को देखते हैं उसी से हम लोग असेसमेंट करते हैं और उसी असेसमेंट को हम आपसे शेयर करते हैं। इस पूरे फेज को भी बीजेपी तमाम लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर किया है, बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं और बीजेपी के बाहर के लोग भी मान रहे हैं जो न्यूट्रल तरीके से देखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के उस दावे को मुझे लगता है कि एक दावे के तौर पर देखना चाहिए जो 10 मार्च तक रह सकता है कि हम लोगों ने इस फेज में वापसी की। आखिर आपकी वापसी की ग्राउंड क्या है, इस पर भी गौर कर लिया जाए। तो यादव वोट बहुत ज़्यादा पड़ा तो ये ठीक है, हर सीट पे बहुत ज़्यादा पहले भी पड़ता रहा, वो पहले से ही पड़ता रहा। तो जिन सीटों पर आप हैं वहाँ आप बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, लेकिन दूसरी जातियाँ भले ही वो कम वोट पोल कर रही हूँ लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा है, इसीलिए आप फिर वहाँ इस पूरी बढ़त को खो देते हैं, यानी उसके मुकाबले में फिर आप बढ़त को नीचे करते हैं। दूसरा, अगर आप इधर की तरफ जाएंगे जो फरुखाबाद या इस तरफ बढ़ेंगे तो जो लोध वोट है वो पूरी ताकत के साथ चिपका हुआ दिखाई देता है। कानपुर देहात और उसके आसपास के हिस्सों में ये कहा गया कि खुशी दुबे की अरेस्ट होने से ब्राह्मण वोटर बहुत नाराज है, लेकिन हमको कमोबेश कुछ जगह छोड़ दें तो जैसे किसी बिरादरी वाइज से उनको कैंडिडेट से दिक्कत हो, तो इसके अलावा बीजेपी का जो ब्राह्मणों के साथ जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें टूटता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि जब आप आंधी की बात करते हैं, जिस तरह की आंधी गठबंधन के समर्थन में पत्रकार कुछ चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए ज़रूरी होगा कि कोई बड़ा इशू आपको सड़क पर दिख रहा हो। जैसे खुशी दुबे, शायद आप ये नाम बहुत ही कम लोगों से सुन पाएँ और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरी टीवी डिबेट देख सकते हैं। सिर्फ कुछ पत्रकारों के, कुछ जानकारों के अलावा इस पर बाकी तमाम लोग कोई डिबेट करने की स्थिति में नहीं है। या तो पॉलिटिकल जो लोग राजनीति करते हैं और राजनीति के धंधे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास ये एक इशू बातचीत करने के लिए होता है जब वो बीजेपी पर हमला बोल रहे होते हैं। लेकिन बाकी कॉमन जो ब्राह्मण लोग हैं या पढ़े लिखे की बात जो शहरों में रह रहे हैं, उनमें से शायद ही कोई इस नाम को जानता हो। उनके लिए विकास दुबे का मसला उसी वक्त खत्म हो गया था। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने उस समय भी, आप मेरे वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि जो क्रिमिनल एक बार सरेंडर कर चुका, जो अरेस्ट हो गया या जो पुलिस कस्टडी में आ गया, वो लॉ के अंदर है, उसके खिलाफ कोई भी एनकाउंटर इस तरह का जो इलीगल होगा तो वो इलीगल क्या लाना चाहिए। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा उस सब पर है और बहुत सारी चीज़ें इफ एंड बट में आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ये जो मुद्दा बनाने की बात थी उससे बहुत ज़्यादा कुछ ताकत हासिल नहीं कर पाए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता नहीं उस वक्त आप लोगों ने चुनाव को इसको देखा था या नहीं देखा था, जब श्री प्रकाश शुक्ला का जो कल्याण सिंह को मारने की जिन्होंने सुपारी ले ली थी, जिस डॉन ने, मतलब कल्याण सिंह जी जैसे नेता को मारने की, तो जब उसका एनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा था कि साहब ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया चूंकि एनकाउंटर हो गया। लेकिन ऐसा आपको वोटिंग पैटर्न में नहीं दिख रहा है अभी तक। यहाँ कानपुर देहात और इधर की तरफ आपको बहुत सारी सीटों पर ब्राह्मण बाकायदा गांव के गांव मिलते हैं। यानी जो वेस्ट यूपी को जब आप पार कर लेते हैं और अवध के हिस्से से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अब ब्राह्मण बाहुल्य बहुत सारे हिस्से मिलेंगे जो वेस्टर्न यूपी में कम दिखते हैं। तो उन सब में बहुत ज़्यादा ये गौर किया जा रहा था क्योंकि ये हिस्सा छू रहा है। ये जो हम लोग अभी तीसरा फेज हमने देखा था, इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण बाहुल्यता है। जैसे आप फरुखाबाद में ही देख सकते हैं, जिस सीट पर इतने ज़्यादा लोग हैं कि सुनील दत्त द्विवेदी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे लगातार चुने जा रहे हैं, मतलब लड़ते रहे, पहले प्रभात द्विवेदी। तो इस जगह पर, अलग अलग जगह पर ब्राह्मण वोट काउंट करता है। लेकिन उसके व्यवहार से अभी नहीं दिखा कि ये थर्ड फेज ने मुझे लगता है कि अगले वाले कई फेज की स्थिति साफ कर दी है, ये बताते हुए कि वो आसानी से बीजेपी इस फेज को पार कर रही है। सीटें कम होंगी लेकिन सीटें वो इस तरह कम होंगी कि जैसे आप खाने में
नमक को मिलाते हैं। तो उसी तरह बीजेपी की जीत के उसमें जो दोनों फेज़ को मैं देखता हूँ, उसमें ये तीसरा फेज़ जोड़ देता हूँ, तो बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल हिस्से में पा रही है। उसको लगता है कि वो, और मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोग भी यही देख रहे हैं कि बीजेपी को जो कोई, अगर कोई अंदर आंधी चल रही है जिसको कोई नहीं देख पा रहा तो वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप जातीय समीकरणों के इस हिस्से में देखते हैं तो यहाँ भी आप बीजेपी को इस फेज़ में योगी की लहर के सहारे आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। मुझे तीसरे फेज़ में भी ये कहना पड़ेगा कि योगी की लहर जो तमाम अवरोध हैं उनको अपने सामने से चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ये ज़रूर है कि अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को मोटिवेट करने में कामयाब हुए, लेकिन अपने वोट बैंक को जो उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन उस वोट बैंक में सिर्फ कुछ सीट को, जो केशव मौर्य की पत्नी की सीट है, जो महान दल वाले हैं, या एक पाल समाज के उनके कैंडिडेट हैं जो कुछ जोड़ पाए, साक्य के कुछ हैं जिन्होंने कुछ वोटें जोड़ी हैं। इसके अलावा वो बहुत बड़ा कोई इस तरह का बदलाव तीसरे फेज़ में नहीं ला पाए। बाकी ये कहना कि और कुछ थोड़े से कारण हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि साहब तीसरा फेज़, दो तरह के लोग हैं ना, अभी ये भी कहा जा रहा है ना कि तीसरे फेज़ में साहब साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। वैसे भी आप जब सत्य हिंदी पे जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे सपा की आंधी चल रही हो और पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया हो चेहरा उसने। तो या किसी दूसरी साइड पे जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ आपको बता देंगे कि इनमें से 172 में से 170 बीजेपी पर भी आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है। कारण आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है। संख्या ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन कारण तो आपके दिखने चाहिए, और अगर वो कारण ही फेल है तो फिर आप उस पर बहुत ज़्यादा तर्क नहीं कर सकते। जैसे मैं, अगर आपको लगता है कि इन कारणों में से कोई कारण मेरे बनाए हुए हैं जो सड़क पर नहीं है, तो फिर मेरे उस आकलन का कोई मतलब नहीं रहता। फिर मेरी सीटों के बताने के बाद भी एक तुक्का हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग इसके चुनाव के बाद कर सकते हैं कि साहब हमने तो इतनी कह दी थी, कारण क्या था वो नहीं बता पाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट भी आती हैं। जैसे इस समय मैं देखता हूँ तो अफसरों में भी दो बड़े हिस्से हैं। जो एक कह रहा है कि साहब अब सरकार बसपा सरकार बना रही है। अभी तक हम लोग लग रहा था कि बीजेपी ये बड़ी पार्टी रहेगी लेकिन समाजवादी पार्टी उसको पकड़ लेगी, लेकिन उनको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी बनाने लगी। कारण क्या है वो उसी तरह गिनवा रहे हैं कि किसान इशू है। लेकिन इस फेज़ में आप जब इशू के तौर पर देखते हैं तीसरे फेज में, तो आप विकल्पहीन विपक्ष को पाते हैं जो अपने पास इस तरह का कोई मुद्दा जोड़ पाने में नाकाम दिखता है कि वो जो बीजेपी को हटाने के लिए लोगों को आंदोलित कर सके। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे बार बार कहना पड़ता है कि ये जातिवादी राजनीति का बहुत ही बड़ा सेंटर मुझे दिखता है, जहाँ जातीय समीकरण बने और उन्होंने बाकी राज्य की राजधानी को पहुंचने तक का रास्ता बहुत सुगम किया हो या दुर्गम कर दिया हो, तो वो इस हिस्से में बने। इस तीसरे फेज की जो सीटें थी, ये इस पूरे राज्य के जो आने वाले फेज हैं उनके लिए क्या जातीय समीकरण बन सकते हैं, क्या जातीय समीकरण बने, उसकी टेस्ट भूमि थी। और मुझे लगता है कि इस चक्रव्यूह के तीसरे दरवाजे को योगी आदित्यनाथ ने अपनी सूझबूझ से अपने दल को पार करा लिया है। अब वो चौथे फेज की तरफ बढ़ेंगे, जहां मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई की बात की जा रही है। भले ही एक नाम रायबरेली हो, जहां अब कांग्रेस को आपको खोजना पड़ेगा। आप कांग्रेस को ढूंढ के लाएंगे कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि वहाँ उस पर ज़्यादा बात करनी होगी। लेकिन एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोज़ाबाद में भी यही है, एक दो सीट पर बात हुई। और इधर की तरफ आप इधर औरई, जालौन, और इधर फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कानपुर देहात। तो मुझे लगता है कि इन तमाम सीटों पर एक बीजेपी को कंफर्ट दिखाई दे रहा है, और वही इस अभी तक के अगर हम तीनों राउंड की देखें तो वो तीनों राउंड में बाकी दलों से बहुत आगे है। ये मेरा अभी तक का आकलन है। कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे, कल चौथे फेज पर बात करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मैं
सवालों के जवाब दूं तो वो आप बोलिए। मुझे लगता है कि इस बात के लिए मुझे जो ज़्यादा बहुत थोड़ी परेशानी होती, बहुत सारे किस्से भी मैं सुनाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा किस्से, आज बहुत देर भी हो गई और बहुत थक भी गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपसे एक अपना अनुरोध करता हूँ, और मुझे लगता है आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच बढ़े और मैं जितना ज़्यादा लोग देखते हैं उतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए और वो होता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने सवाल खड़े होंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ज़मीन पर देखा गया काम आप लोगों को आए पसंद। आज मेरा मन था कि मैं और बहुत सारे इशू पे बनाऊँ। मैं उस शिवमोगा में जो मारा गया वो बच्चा है, जिसको मारने के लिए पीएफआई के या उस तरह के लोगों की तरफ अगर इशारा जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनकी एक सैनिक विंग है। और मैं ये भी देखता हूँ कि हिजाब को लेकर बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें वो हज़ारों लाखों की भीड़ कह रही है हम यहाँ हिंदुओं को मार डालेंगे या उनके साथ महिलाओं के साथ रेप कर देंगे, तो लोगों को ये शायद इस देश में इस बात को छुपाने की एक परंपरा सी बन गई है कि बांग्लादेश, जिसको स्वतंत्रता दिलाने में हमारे बच्चों ने अपने खून दिए, मेरे पुरखों ने अपना खून दिया, वही बांग्लादेश लगातार 1971 से आज भले ही आपको दोस्त के तौर पर दिख रहा हो, लेकिन वो दोस्त सरकार हो सकती है, वहाँ के लोग नहीं। वो लगातार खून के प्यासे हैं, और ख़ास तौर से उस हिंदू अल्पसंख्यक के, जिनके लिए हिंदुस्तान की फ़ौजों ने अपना बलिदान दिया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। और पाकिस्तान के उन बूचर खान, टिक्का खान, जिसको जनरल जो बनाया गया था पूर्वी पाकिस्तान का, और उसको कत्लेआम नरसंहार की जिम्मेदारी दी थी भुट्टो ने और यहिया खान ने, मुझे लगता है याकूब खान है। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ लगातार जब मुए मुक़द्दस चोरी हो गया था यहाँ से कश्मीर से, जो बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था, उस पर कभी मैं चर्चा करूँगा आपको। उस वक्त भी हज़ारों लोगों को घर जला दिए गए थे, महिलाओं के साथ रेप हुए थे, और लोगों को भाग के पाकिस्तान से और हिंदुस्तान आना पड़ा था। बांग्लादेश के इन हिस्सों की उनको, और ये चीज़ें बहुत डरावनी हैं कि आप जिस भी देश में देख रहे हैं वो उतने ही पाकिस्तान जैसे लोगों से भी आपको सुनना पड़ रहा है। लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द 1946 का वोट आज भी घूम रहा हो पूरी ताकत के साथ, और वो अपनी संख्या बढ़ाकर उस हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान जैसे नारों के इर्द गिर्द घूम रहा हो, उस पर भी चर्चा करने का मन था। लेकिन आजकल बात राजनीति की है तो उसी पर चलिए। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।